बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जी बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने नवंबर में लॉन्ग मार्च को यह कहकर चलता किया कि अब हम निज़ाम से ही अलग हो जाएंगे और असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। पंजाब असम्बली भी तहलील कर दी जाएगी और KP की असम्बली भी तहलील कर दी जाएगी। नवंबर का वो महीना तो गुजर गया और अब तकरीबन दिसंबर भी गुजरने को है। अवाम और हुकूमत इमरान खान साहब के बिल्ली के जो थैला है उससे बाहर आने से मुंतज़िर हैं कि किस तरीके से कब ये बिल्ली थैले से कब बाहर आएगी और ख़ान साहब कब ये ऐलान कर देंगे, कब ख़त्मी तारीख़ दे देंगे। और आज भी वो दिन है जिसके बारे में बात की जा रही है कि आज के दिन भी ख़ान साहब कोई ऐसा ऐलान करेंगे। तो यहाँ पे सवाल यही बनता है कि क्या ख़ान साहब आज वाकई ऐलान करेंगे या फिर एक मरतबा फिर यू टर्न जो है उसका सहारा लेंगे और दोबारा एक नई तारीख़ दे दी जाएगी। और इस सिलसिले में हुकूमत की तैयारी किस नहज पे है, इस पर भी बात करेंगे। पहले मौजू में सबसे पहले मेहमानों से करवा देते हैं। जनाब, आज ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया है, स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, उनके साथ हमें ज्वाइन किया है स्काइप पे ही शनीला मार साहिबा ने, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब ने, और लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सज्जाद अनवर साहब, आज़म चौधरी साहब और सलमान गनी साहब। तमाम गेस्ट को जी हम वेलकम करते हैं जी। पहला सवाल मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपसे है। हुकूमत का असम्बलियों की तहलील से मुतालिक इमरान खान का जो सियासी चैलेंज है उसको कबूल करने का हुकूमत ने फैसला किया है। इक़्तिदार के लिए जारी सियासी खेल में इमरान खान क्या अपना आखिरी पत्ता खेल रहे हैं? ये देखें, अक्सर जो तज्ज़ियाकार हैं वो अक़ली और मंतकी एतबार से PTI की जो लीडरशिप है उनके मफादात को, ख़ास तौर पर जो पार्लिमानी सियासत करने वाले जो सियासतदान हैं उनके मफादात को सामने रखते हुए उनका ये ख्याल है, और ख़ुद QLeague की जो परवेज़ इलाही की सियासत है उसको देखते हुए उनका ख्याल ये है कि ये इनको सूट नहीं करता, इनके फ़ायदे में नहीं है, लिहाजा ये गीदड़ भभकियाँ देंगे, दबाव डालेंगे ताकि हुकूमत से कोई फेस सेविंग लें, कोई NRO लें, कोई केसेस में कोई छूट मिले, कोई इमरान खान की नाअहली के ख़िलाफ़ कोई ज़मानत मिल जाए। लेकिन इमरान खान जिसका नाम है, अगर उसको ये नज़र आए कि PTI रह सकती है और इमरान खान नहीं रह सकते, तो वो अपनी ही जमात पर ख़ुदकुश हमला करने से बाज नहीं आएंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि तख्ता-ए-दार पर घसीटने का जो अमल है उसमें ये तमाम लोग भेड़ बकरियों की तरह से इसका शिकार होंगे कि नहीं होंगे, ये थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। लेकिन दोनों सूरतों में इमरान खान की सियासत जो है उसका मुझे ज़्यादा मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। PTI जैसे और पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो कभी कमज़ोर कभी मजबूत, किसी ज़माने में QLeague जो है वो किंग मेकर होती थी, आजकल जो उसका हशर है वो आपको पता है। तो जमातों का आगे पीछे होता रहता है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो भी फैसला करें उससे इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सलमान गनी साहब, आप तो लाहौर से हैं, ये फरमाइएगा कि बड़ी ख़बरें सामने आ रही हैं कि खान साहब का अपना ही हाउस इन ऑर्डर नहीं है। कहीं जनूबी पंजाब के जो कुछ उनके PTI के लोग हैं वो भी कह रहे हैं खान साहब को कि जी के असम्बलियाँ तहलील ना करें तो बेहतर होगा, फंड्स मिल जाएं। इसी तरीके से परवेज़ इलाही साहब के हवाले से बार बार ये खबरें आ रही हैं कि वो भी कुछ माह का वक्त मांग रहे हैं। क्या वाकई खान साहब इस पोजीशन में हैं या इस कदर बाइख्तियार हैं कि वो ये फैसला कर दें कि असम्बलियाँ तहलील करनी है? जी देखें, आज की इस सियासत पे जब नज़र दौड़ाते हैं तो ये सियासत असूली नहीं बल्कि ये वसूली की सियासत है। ये मुफादात के गिर्द घूमती है। जैसे अभी कहा गया कि परवेज़ इलाही साहब की सियासत, देखिए परवेज़ इलाही साहब की सियासत को तकरीबन 30-35 साल से हम भी देख रहे हैं। वो मुफादात के साथ तो ज़रूर घूमती है लेकिन वो असम्बलियाँ तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जो नई सूरत हाल तारी हुई है कि खान साहब पाकिस्तान के अंदर एक बहरानी और हैजानी कैफियत तारी करके उसमें से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं
इससे पहले उन्होंने ये कोशिश कौमी असम्बली में की कि कौमी असम्बली से अपने लोगों को इस्तीफा दिलाए, लेकिन उनका रास्ता नहीं बन सका और असूली सियासत की बात करने वाले आज तक तनख्वाहें भी ले रहे हैं, मराहत भी ले रहे हैं और अभी तक के लॉजेस भी उनके इस्तेमाल में हैं। जहाँ तक इन असम्बलियों की बात है तो वो इन असम्बलियों को तोड़ के जिस रास्ते की बात कर रहे हैं उसकी कोई भी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए देने के लिए तैयार नहीं है, इस वक्त ये हुकूमतें तो खान साहब की हैं कि पख्तूनख्वा की हुकूमत भी उनकी है, पंजाब भी हुकूमत उनकी है, और अगर इलेक्शन के नतीजे में भी मैक्सिमम यही होगा कि हुकूमतें उनकी बनेंगी। अगर वो वाकईतन अपनी सियासत को पाकिस्तान के या इन सूबों के अवाम के मफादात के साथ मशरूत करना चाहते हैं तो फिर उनकी हुकूमतें तो मौजूद हैं, उनको चाहिए कि अपनी इस हुकूमतों को रुए कार लाएं, वो अवाम की आवाज़ बने। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि यासिर साहब ये बताएं कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें क्या 22 करोड़ अवाम के मसाइल के या मुश्किलात का जिक्र है किसी सतह पे, या खान साहब पाकिस्तान के अवाम को ये बता रहे हैं कि जी वो अगर दोबारा बरसे इक़्तिदार आ गए तो वो जो पाकिस्तान को बड़ा मुआशी चैलेंज दरपेश है उसके लिए उनके पास कोई स्ट्रेटजी है, उनके पास उसके लिए कोई टीम है? दरअसल उनका मकसद ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर यही सूरत हाल तारी रखे, और मैं बतौर पाकिस्तानी के ये कह रहा हूं कि इस सूरत हाल का सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हुआ है, पाकिस्तान की मईशत को हुआ है। और दिलचस्प पहलू इसका मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कुछ खान साहब कर रहे हैं इससे सबसे ज्यादा परेशान आपके ख्याल में पंजाब की अपोजिशन है? कतई नहीं, इसमें सबसे ज्यादा जो परेशान है खुद उनकी अपनी पार्लियामानी पार्टी है। और मैं आपको पूरे वसूख से बताता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट के एक जिम्मेदार से आपके साथ प्रोग्राम में बैठने से पहले मेरी 15 मिनट तक बात हुई है जी, और वो ये कह रहे थे कि हमने उनको बावर करवाने की कोशिश की है कि हम ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार ना करें जिसके नतीजे में हमें नुकसान हो। जहां तक चौधरी परवेज इलाही साहब की बात है, चौधरी परवेज इलाही साहब के 8 माह रहते हैं वजारत आला के, और वो जब बात आ रही है कि जी 25 नशिस्तें, 30 नशिस्तें या 35 नशिस्तों की पेशकश, और साथ ये बात भी आ रही है कि मोहम्मद सलाई साहब के लिए वजारत आला भी बिलवास्ता तौर पे कहा जा रहा है कि वो भी यकीन दहानी करवा दे। देखिए खान साहब को मैं उस दिन से जानता हूं जिस दिन उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तहरीक इंसाफ को बनाया था। उनकी सारी सियासत का महवर उनकी अपनी ज़ात है, और अब आप देख लें कि वो खुद तो प्राइम मिनिस्टरशिप से एक घर जा बैठे हैं, लेकिन जो उनकी हुकूमतें हैं उन्हें भी वो घर भिजवाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस सारी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में जारी जमहूरी सिस्टम के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी कोई खैर का पहलू है, और यही लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बाकी आज वो फिर एक ऐलान करेंगे, देखिए बाद में वो ऐलान ये भी हो सकता है कि हम हमारे कौमी असम्बली के अरकान जाके इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद वो एक और डेट देंगे। 12 डेट्स का इंतजार करें, तारीखों का इंतजार करें। मलिक साहब ये फरमाइएगा, आपकी तरफ आता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब अभी बड़ी पोजीशन में, एडवांटेजियस पोजीशन के अंदर इसमें नज़र आते हैं। अगर वो खान साहब के कहने के ऊपर अमल कर देते हैं तो उनका फ्यूचर फिर क्या होगा? देखिए, ऐसे कोएलिशन जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके अंदर ये है कि मुख्तलिफ जमातों की आपस में सोच और वर्ल्ड व्यू मिलता भी है, लेकिन काफ लीग और तहरीक इंसाफ यकसर दो मुख्तलिफ जमातें हैं। काफ लीग एक सियासी जमात भी नहीं बल्कि बिरादरियों पे मुश्तमिल एक ऐसा धड़ा है कि जो कॉमन 3-4 अजला तक महदूद है, और उनका ये एक ऐसी प्रेशर ग्रुप है कि जो ये समझता है कि हमारा एक, और फिर ऐसा हालात का जबर हुआ कि पिछले इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नशिस्तें मुस्लिम लीग नून की थी और रनर ऑफ सेकंड जो पार्टी थी वो तहरीक इंसाफ थी। तो ऐसी सूरत हाल में इनकी 10-12 नशिस्तों की जो अहमियत है वो ज़्यादा उजागर होगी। हमने 90 की दहाई में भी देखा कि मंजूर भट्टो साहब और उस वक्त जो जुनेजो लीग या चट्ठा लीग थी वो भी एक फ़ैसला कुन किरदार उन्होंने उस सियासत में जोड़ तोड़ की किरदार अदा किया। अब इनकी देरीना ख्वाहिश थी कि वो दोबारा उनका वो चीफ मिनिस्टरशिप एंजॉय करें, बने। तो वो जो ख्वाहिश है पिछले 4 साल तकरीबन इमरान खान साहब ने उसकी राह में रुकावट रहे, अब हालात के जबर में वो बन गए। तो अपना जो उनका सियासी कैरियर है वो इसका मुतकाजी नहीं है कि असम्बलियों से वो निकल जाए, बल्कि मेरी इतलात के मुताबिक जो इस वक्त उनकी डिमांड है, ठीक कह रहे हैं सलमान गनी साहब और सोलंगी साहब, कि जो उनका सीटों के ऊपर जो इख्तलाफात हैं और वज़ीर आला के कैंडिडेचर पे भी जो इख्तलाफात हैं, ये वो मुतालबात हैं, उससे हट के भी
वो ये समझते उस जो फंड्स इस वक्त जारी हो रहे हैं वो पिछले 10 साल में भी जो हमारे पास डाटा है, बल्कि मारूफ साफ़ी उमर चीमा की खबर के मुताबिक जो है 4 अजला में जो करोड़ों रुपए के फ़ंड दिए गए हैं, और एक ज़िला जिस तरह मंडी बहाउद्दीन है वहाँ स्कीमें कम हैं और फंड्स जो जारी किए गए हैं वो ज़्यादा हैं। तो वो चीज़ें सारी उनकी पाइपलाइन में। अभी कह रहे हैं सारी तवज्जो जो है एक डिवीजन के ऊपर दी जा रही है, मर्जी की ब्यूरोक्रेसी, डिवीजन और अरबों रुपए के वो वहाँ फंड हैं। और जो नए जिलों का क्याम हुआ है वो भी देख लें तो वो हमें, और शायद यही एक एतराज है जिसकी वजह से आज एक जो कैबिनेट मिनिस्टर था पीटीआई का उसने रिजाइन भी दिया। आजम चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये फरमाइएगा कि अगर आज बिल्ली थैले से बाहर आ भी जाती है तो पीडीएम हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं उसको एक्सरसाइज करने के लिए? उनकी तैयारी के हवाले से अगर बात करें तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? जी सबसे पहले तो जो सलमान गनी साहब ने जो वैलिड पॉइंट उठाए हैं ना, उन पे भी हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये बिल्ली थैले से बाहर आ भी सकती है या नहीं आ सकती। क्योंकि बिल्ली के जो साथी हैं, जो आप देखें ना कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पॉलिटिक्स करते हैं, क्या वो इस पे खुशदिली से इस फैसले को कबूल करेंगे? क्योंकि उन्होंने अपने हलकों में जाना है, तरक्याती फंड्स जारी हो रहे हैं, उन्होंने अगला तैयारी करनी है, तो वो अगर उनको टाइम नहीं मिलता तो क्या वो असम्बलियाँ तोड़ने के लिए खान साहब का साथ देंगे? एक तो ये वैलिड पॉइंट है। दूसरा ये है कि देखें ये असम्बलियाँ जिस तरह बाहर नज़र आ रहा है कि खान साहब जो है ना ऐलान कर देंगे ये असम्बलियाँ तोड़ने का, फॉर एग्जांपल टूट भी जाती हैं तो देखिए उसमें आइनी रास्ते मौजूद है। आप देखेंगे सबसे पहले तो गवर्नर पंजाब को और गवर्नर KPK को ये भिजवाई जाएंगी असम्बलियाँ तोड़ने की जो करारदादें दोनों, और जो गवर्नर्स हैं उनके पास भी आइनी इख्तियारात हैं, वो अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, असम्बलियाँ तोड़ने से पहले अदम एतमाद की तहरीक भी आ सकती हैं इन असम्बलियों के अंदर, क्योंकि आप देखें इस वक्त हमारी जो मुआशी सूरत हाल है मुल्क की, हम क्या मुतहम्मिल हो सकते हैं कि हम बाई इलेक्शन में जाएं? पहले हम एक बाई इलेक्शन करवाएं 2 असम्बलियों का, उसके बाद हम जो है वो 6 माह बाद 7 माह बाद हम जनरल इलेक्शन में जाएं? देखिए ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत पहले ही बहुत बुरे हाल में है। दुरुस्त कह रहे हैं खान साहब के, अपना सलमान गनी साहब के, आम आदमी को या मुल्क को और इस कौम को इस एडवेंचर का क्या फ़ायदा है? इस एडवेंचर का सरासर इस कौम को, इस मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। लेकिन जो हम ज़मीनी हक़ाइक़ देख रहे हैं, बाहर जो हमें नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है कि उन लोगों ने ये फ़ैसला कर लिया होगा कि वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे। अब उसके सियासी नताइज क्या होते हैं जो कि हमें वो कोई ऐसे नज़र नहीं आते कि PTI को उसमें सियासी तौर पर कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसके बावजूद अगर अना की खातर असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं तो उससे मुल्क और उनकी सियासत पे क्या असरात उसमें मुरतब होते हैं, ये आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। ठीक है जी। शरीला मार साहबा, ये फरमाइएगा कि अवाम के पास भी इन्होंने जाना है, अवाम से दोबारा इन्होंने वोट का तकाजा भी करना है। हमने कौमी असम्बली की जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसके अंदर भी देखा तो उस वक्त तक अवामी जो मैंडेट है उसका ख्याल नहीं रखा गया। तो क्या अवाम ऐसे लोगों को दोबारा मुंतखब करेंगे जो उनके मसाइल से ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं और अपने इक़्तिदार के बारे में सोचते हैं? जी देखें यासिर, दरअसल हुआ ये कि जिस वक्त आईनी तौर पे इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया तो उस वक्त उन्होंने एक तो साइफर का जो बयानिया था वो बनाया, दूसरी बात ये थी कि जो IMF की शराइत थी वो बहुत सख्त थी। तो जब हुकूमत ने उन शराइत को माना, IMF का प्रोग्राम जो था उसको रिवाइव करवाने के लिए, तो उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा कि वो बाई इलेक्शन हार गए। देखिए बाई इलेक्शन जो जीतना होता है ना, किसी भी जमात की पॉपुलैरिटी की तरफ इशारा जो होता है, मैं उसको नहीं समझ सकती हूँ, क्योंकि जो PTI थी वो अपने दौर में तमाम बाई इलेक्शन जो थी वो हार रही थी। तो उसका मतलब अगर वो ये अब कहते हैं कि हम पॉपुलर, तो वो फिर उस वक्त अनपॉपुलर थे, तो माना तो उन्होंने नहीं था। तो इमरान खान साहब अभी तक उसी चीज में है कि शायद मैं जो सारे जो मेरे मैंने जो इकोनॉमी के साथ जो बुरा हाल किया था और इस हुकूमत को मेरी वजह से जो आके मुश्किल फैसले लेने पड़े और उसका खमियाजा इन्होंने भुगता, और उसकी वजह से मैं सारे जो इलेक्शन जीता हूं तो मैं अभी तक अवाम में पॉपुलर हूं। लेकिन अभी जो इलेक्शन होंगे उसमें सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होगी। उसमें आप ये याद रखें कि इमरान खान साहब के ऊपर अभी केसेस भी चल रहे हैं। तोशाखाना का जो केसेस है उसमें हर रोज एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है
और आप ये देखिए कि जो सर्वेस आ रहे हैं अब उससे भी पता चल रहा है कि लोग कुछ ना कुछ जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उससे सेटिस्फाइड हो रहे हैं और उनको नजर आ रहा है कि ये हुकूमत जो है दुरुस्त सिमत में जा रही है और आगे जाके हालात को बेहतर कर लेगी। क्योंकि एक सर्वे जो पहले आया था उसमें सितंबर में जब आया था तो 77% लोग जो थे वो इकोनॉमी की सिचुएशन से पूरी उम्मीद नहीं थे। अब उसी ऑर्गेनाइजेशन का IPSS का दोबारा से आया है सर्वे तो उसमें 55 लोग जो हैं हो चुका है, यानी कि वो डिक्लाइन करके नीचे आ गए और लोगों की बड़ी तादाद जो है अब वो सोच रही है कि आगे जाके हालात जो बेहतर हो सकते हैं। फिर इमरान खान साहब की अगर ये बात है कि वो समझते कि मैं पॉपुलर हूं और वो 2 असेंबलियां तोड़ देते हैं, अगर पंजाब में वो दोबारा जीत के आ जाते तो सिचुएशन तो वही हो जाएगी जो अभी है, यानी कि अभी भी उनकी हुकूमत है फिर भी उनकी हुकूमत होगी। और अगर वो हार जाते हैं तो फिर उसके बाद तो वो नए इलेक्शन का तकाजा ही नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि वो पॉपुलर नहीं रहे हैं। मसला ये है कि खान साहब इस वक्त फ्रस्ट्रेट हैं और फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो इकदाम कर रहे हैं जिसकी उनको समझ नहीं आ रही कि वो उनकी सियासत के लिए बुरे साबित होंगे। एक तो इमरान खान साहब जो अभी इतनी चीजें एंजॉय कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहे हैं, तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करें, उनकी जो ATMs है उनको पंजाब के खर्चे के ऊपर लाहौर में होटलों में ठहराया हुआ है और सारे दोनों सूबों के सरकारी वसाइल जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कल को उन्होंने जब ये हुकूमतें चली जाएंगी ये सारी सिक्योरिटी उनके पास से चली जाएगी, सारे वसाइल उनके पास चले जाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? मसला ये है कि सारे हरबे वो इस्तेमाल कर चुके हैं। उन्होंने एक नाकाम लॉन्ग मार्च 25 मई को भी कर लिया, फिर उसके बाद उन्होंने जलसे भी कर लिए, फिर अभी एक लॉन्ग मार्च जो आजादी की तहरीक स्टार्ट की उसका जो एंड का जलसा था वो बहुत बुरी तरह से नाकाम हो। आखिरी हरबा जो था वो उन्होंने खेल दिया हुआ है असेंबली की तहलील वाला, लेकिन उसमें भी वो तारीख पे तारीख हमें दे रहे हैं। हमें नहीं पता कि आज वो तारीख देंगे या वो समरी जो है वो गवर्नर को जाके भेज देंगे, तो ये आज उनकी तकरीर के बाद पता चलेगा। लेकिन ये खान साहब की कोई सियासी मतलब एक तरह से उनके लिए खुदकुशी है अगर वो असेंबलियां तोड़ते हैं, क्योंकि जो कौमी असेंबली के अरकान हैं अगर उनके इस्तीफों के लिए भी स्पीकर ने बुलाना शुरू कर दिया तो वहां पे उनके अरकान ने अगर कह दिया कि हमसे जबरदस्ती लेके जैसे पहले एक कराची के मेंबर ने कर दिया था, तो फिर खान साहब की जो है वो कहां पे अखलाकी जवाज रह जाएगा। स्टैंड करेंगे, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी। सजाद अनवर साहब ये फरमाइएगा, अब तो बज़ाहिर यही लगता है कि ये सरप्राइज नहीं रहा क्योंकि इतनी मर्तबा ये रिटॉरिक जो है उसको दोहराया जा चुका है कि सरप्राइज एलिमेंट इसके अंदर से खत्म हो चुका है। जो वक्त था जिसके अंदर इन्होंने ये डेट्स या तारीख पे तारीख थी, जैसे शनीला साहिबा ने फरमाया, क्या ये हुकूमत के पास अपनी तैयारी के लिए बेहतरीन तौर पे ऑप्शंस को इस्तेमाल करने के लिए वक्त नहीं सामने आया? और ये फरमाइएगा कि इस वक्त तक हुकूमत किस पोजीशन में है कि इनको सरप्राइज दे सके, यानी PDM हुकूमत की अगर हम बात करें, अगर खान साहब आज अनाउंस कर भी देते हैं तो? यासर, जो पिछले 2-3 दिन में वाक़यात हुए हैं अगर क्विकली उन पे एक नज़र डाली जाए तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो आज खान साहब ऐलान करने जा रहे हैं उसकी डिटेल क्या हो सकती है। मेरा तज्जिया ये है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक शटल डिप्लोमेसी की, कल वो रावलपिंडी गए, रात मिल के आए और उन्होंने फिर परवेज़ और इमरान खान साहब से मुलाकात की, फिर उसके बाद एक पूरी उनके ग्रुप ने मुलाकात की इमरान खान साहब से, और फिर आज जो सेट लगाया जा रहा है इस वक्त लिबर्टी चौक में गुलबर्ग में, उसमें वो इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि तकरीर के दौरान राइट साइड पे परवेज़ इलाही हों और लेफ़्ट साइड पे महमूद खान हों, उनके साथ बैठे और वो कोई ऐलान करें। तो जो मैं एक एनालिसिस ड्रा कर रहा हूँ इसमें से वो ये है कि KP वालों ने तो 3-4 दिन पहले कहा था कि जनाब पहले पंजाब असेंबली को तोड़ दें, हम बाद में हमारी बारी आनी चाहिए, और परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि आप खड़े नहीं हो सकते, ये इलेक्शन कैंपेन में आपकी टांगों पे गोलियां लगी हुई हैं, तो आप इसको मार्च तक ले जाएं। तो इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि दोनों चीज़ों को वो सामने रखते हुए और जो उनके MPs हैं उनका फीडबैक सामने रखते हुए वो आज एक डेट अनाउंस करेंगे, कट ऑफ एक डेट देंगे कि जनाब मैं मार्च में या फरवरी की फ़लाँ डेट को असेंबलियां हम तोड़ देंगे, और फिर साथ वो भाषण देंगे अपना जो भी उसके साथ कि हम क्यों तोड़ रहे हैं और किस लिए इस नतीजे पे पहुँचे। मुझे तो ये नज़र आ रहा है क्योंकि ये आने वाले वक्त में देखें कि पंजाब में जो कल ही
परवेज़ इलाही साहब के साथ नसरुल्लाह दरेशक के बेटे का एक प्रॉब्लम हुआ, जो कि मिनिस्टर हैं जी बहादुर, जो रिजाइन भी किया उन्होंने, हुसैन बहादुर, वो उसका जो प्रॉब्लम हुआ वो एक अलामत है उस बीमारी की, जो कि जनूबी पंजाब में इनके जो एमपीज़ हैं वो इस पॉलिसी के साथ नहीं जाएंगे। इनको बड़ा इन हाउस इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी अपने हवाले से। तो मुझे नहीं लग रहा कि आज कोई वो ऐलान इस तरह का करेंगे कि मैं कल असेंबली तोड़ने का ऐलान करता हूँ। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में है, खुद इनकी एटीएम्स की कुछ ये रोडा का मामला और कई चीज़ें ऐसी हैं, इनके इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि अभी असेंबली से लेजिस्लेशन हमें करवा लेने दें चीज़ों को। खुद परवेज़ इलाही साहब ने इन 3 ज़िलों का जिनका जिक्र अभी किया गया ताहिर नईम मलिक साहब की तरफ से, वहाँ पे जो फंड्स एलोकेट किए हैं और एक नया ज़िला बनाया है, उस सारे मामलात को उन्होंने अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो इलेक्शन में कैसे जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये मार्च तक चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान साहब को ले जाएंगे आज की इस तकरीर में, और फिर उसके बाद 2 महीने के बाद कहेंगे जी कि हमने बजट देना है अगला और ये वो। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने अगर सियासत की और परवेज़ इलाही साहब की बात सुनी तो ऐसा ही होगा, और अगर उन्होंने खुदकुश हमला किया अपनी जमात पे और अपने आप पे और अपनी सियासत पे, तो शायद वो आज असेंबलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दें। ठीक है जी। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने भी काफ़ी शिकायतें की हैं इस हवाले से, ये भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। प्रोफेसर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं बस मुख्तसरन ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए इस उजलत के पसे पेश क्या है। इमरान खान साहब क्यों असम्बलियों से की तहलील चाहते हैं, हुकूमत का खात्मा चाहते हैं? क्योंकि 9 जनवरी को उनको जो ये तोशा खाना केस है और इसके अंदर उनको समन जारी हुए, तो उनको एक खदशा है कि आने वाले महीने में 2 माह में वो नाअहलियत की तरफ मामला जा रहा है, तो उससे कबल वो हुकूमत को गिराना चाहते हैं और इंतखाबी फ़ज़ा जो है वो हमवार करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। आपके पॉइंट्स आगे मौजू में हमने बात की डिटेल के साथ कि खान साहब आज मुमकिन तौर पे क्या ऐलान कर सकते हैं, और अगर माजी को उनकी देखा जाए तो लगता ऐसे ही है कि एक मरतबा फिर यू टर्न होगा, एक मरतबा फिर नई तारीख होगी। और अगर आज वो इस तरह का ऐलान कर भी लेते हैं तो फिर वफाकी हुकूमत ने तो पहले कह दिया है कि हम तो तैयार बैठे हैं इस ऐलान को लेने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए। प्रोग्राम के अगले मौजू की जानिब जनाब हम बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करें इलेक्शन कमीशन के उस ख़त के हवाले से जो उसने प्लानिंग कमीशन को लिखा है, और उसके साथ साथ उन्होंने जो प्लानिंग मिनिस्ट्री को जो ख़त लिखा गया है, उस ख़त के अंदर उन्होंने बैकग्राउंडर भी दिया है कि किस तरह से डिजिटल सेंसस जो है वो मुकर्ररा जो तारीख़ थी 31 दिसंबर 2022 उस तक नहीं हो पाएगा, और ये मामला अब अप्रैल तक चला गया है। और अगर ये मामला अप्रैल तक चला गया है तो फिर डीलिमिटेशंस का जो इशू है यकीनन वो इसके ज़ुमरे में आता है, इलेक्शन कमीशन के आता है। तो क्या डीलिमिटेशंस के लिए जो मुअय्यना मुद्दत है आइनी तौर पे जो दी गई है, क्या उनको वो वक्त के अंदर मुकम्मल कर पाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? इस सिलसिले में ये ख़त लिखा गया है, इस पर बात कर लेते हैं जनाब। और मलकी साहब, आपसे आगाज़ कर लेता हूँ, ये फरमाइएगा कि जो हल्का बंदियों का अमल है, ये जो हल्का बंदियों का अमल है और ख़त के तनाजुर में अगर इसको देखा जाए तो इससे क्या इंतखाबात में ताख़ीर का सबब नहीं बनेगा ये अमल? और माजी में अगर देखा जाए तो यही इलेक्शन कमीशन था जो बार बार कहता रहा है कि हमने जो पिछली हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उनको बार बार ख़त लिखे हैं। आप इस पे बताइएगा जी। आपके सवाल का मुख्तसर जवाब तो हाँ में है जी, लेकिन इसका छोटा सा जो पस मंज़र है वो ये है कि ये जो सेंसस है इससे पहले भी हुआ था 2017 में। आपको याद है कि उस वक्त जो है वो काफ़ी जगहों से एतराज़ात आए थे, ख़ास तौर पर सिंध से एतराज़ात आए थे। MQM जो इमरान खान की इत्तेहादी थी पिछले 3-3.5 साल के अरसे में, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस पर शोर मचाया था कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है और ज़्यादा काबिल भरोसा आदमशुमारी जो है वो की जाए। और फिर इन्हीं के कहने पर ये मामला जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है, जो कि एक आला तरीन इदारा है आइनी, जो कि सूबों या वफाकी इकाइयों और वफाक के ताल्लुकात को तय करता है, वहाँ से इसकी मंजूरी ली गई थी, जिसकी सरबराही किबला जनाब इमरान खान ने की थी। अब एक आइनी इदारा उसने ये किया, और लेकिन जैसा कि आपने बताया जो ख़त भी लिखा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें इसका पूरा पस मंज़र मौजूद है कि किस तरह से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए
सेंसस के हवाले से, इकोनॉमिक फाइनेंसिंग के हवाले से और उनकी सहूलतकारी के हवाले से, जिसकी वजह से मामला देर हुई है। अब वो मामला इन प्रोग्रेस है इस वक्त सेंसस का, तो इस वजह से उन्होंने ये कहा है। तो इसका मतलब तो ये है कि जो दिसंबर में प्रोसेस मुकम्मल होना था वो अप्रैल में मुकम्मल होगा। तो ये जो इनकी ख्वाहिश है, जो बहुत ज़ोर से इनको इलेक्शन की आई हुई है इमरान खान को, वो हो नहीं सकता और इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो इस वजह से लगता नहीं है कि ये किसी तौर पे अगर ये असेंबली तहलील भी करे, तो अगर आदमशुमारी और डिलिमिटेशन हल्का बंदियाँ वो अगर नहीं होती, तो अगर ये तहलील भी कर लेते हैं तो इसका एहतमाल मौजूद है कि उसके बावजूद इलेक्शंस जो हैं वो ना हो सके। हालांकि आर्टिकल 112 जो है आइन का, उसके तहत 48 घंटों के अंदर सूबाई असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, लेकिन आगे के भी बहुत सारे मराहिल हैं। ये नहीं हो सकता कि गवर्नर उसको रोक ले, आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और जो आपने मसाइल बयान किए हैं उसमें ये बिल्कुल मुमकिन है कि अगर ये असेंबलियाँ तहलील भी करें तो उसके बावजूद इलेक्शन फिर भी जो है वो वक्त पर हो। सलमान गनी साहब, ये फरमाइएगा कि जो ताखीरी हरबे हैं वो माजी में, अगर जिस तरह से बात की मुजरा सोलंकी साहब ने डिटेल में, माजी में ये किसने इस्तेमाल किए और क्यों इस्तेमाल किए गए? यासर साहब, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये सारी टेक्निकलिटीज़ की बात है, और दूसरी जो असम्बलियों के मुस्तकबिल की। देखिए, बात यह कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है और उस आइनी अदारे ने आइन के मुताबिक काम करना है। लेकिन पाकिस्तान की सियासी बदकिस्मती ये है कि जिस इलेक्शन कमिश्नर को खुद एक चीफ एग्जीक्यूटिव लगाता है, उसके बारे में गाली गलोच और इल्ज़ाम तराशी का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया गया जिसमें इलेक्शन कमीशन के रोल को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन की कोई भी डायरेक्शंस थी उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया। देखिए, उन्होंने अगर 30 अप्रैल की डेट दी है, मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ होनी हैं, और अभी जो मेरे दोस्त सजाद बात कर रहे थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब की इस्लामाबाद यात्रा, मैं तो पिंडी का नाम भी नहीं लेता, इसलिए ये जो सारी बात हो रही है, देखिए इसमें मैं एक क्रेडिट सदर मुमलिकत को ज़रूर दूंगा कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी लाहौर आए थे और उन्होंने भी एक दिन में 2 मुलाकातें जनाब इमरान खान साहब से की थी और उन्हें समझाने की और बावर करवाने की कोशिश की थी कि इलेक्शन ऐसे आपकी मर्जी से नहीं होंगे, ये मुल्क भी आइन और कानून के तहत चलेगा। यहाँ पर ना शहबाज शरीफ साहब के कहने पे कुछ होना है, ना इमरान खान साहब के कहने पे होना है। तो लिहाजा कोई इस एक ऐसे मामले पे इत्तफाक़ राय कर लें ताकि पाकिस्तान में इंतखाबात से पहले इस्लाहात, मेरे ख्याल में मैं आज भी समझता हूँ कि इंतखाबात से बड़ी ज़रूरत आज की ये है कि पाकिस्तान में जो आइंदा होने वाले इंतखाबात हैं वो आज़ादाना और शफाफ हों। आज का पाकिस्तान इस बात का मुतम्मल नहीं हो सकता मुआशी हवाले से कि फिर कोई इलेक्शन हारने वाला तमाशा लगाने की कोशिश करे। ये माइंडसेट पिछले 10 साल से शुरू है कि जी इलेक्शन हारने के बाद आप लॉन्ग मार्च शुरू कर दें, आप धरना सियासत का आगाज़ कर दें। इस सारी सूरत हाल के मुज़र असरात पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर हुए हैं। और मुझे ये कहने की भी इजाज़त दें, आप ज़रा दादोशुमार उठा के देखें कि पानामा लीक्स वाला डकोसला जब निकाला गया था वो भी एक शख्स को टारगेट करने के लिए निकाला गया था। वो दादोशुमार निकाल ले और आज के भी निकाल ले। मुआशी सूरत हाल में हम अबतरी का शिकार इसलिए हुए कि ये पानामा लीक्स को एक बड़ा इशू बनाकर पेश किया गया और उसका हल्लेकार कौन बना वो पूरे पाकिस्तानी कौम जानती है। दूसरी बात जो असम्बलीज की है, देखिए बात यह कि जब हम ये कहते हैं कि असम्बलियाँ टूटना, असम्बली कोई मजाक नहीं। मैं भी एक टिकर देख रहा था कि जी ये इमरान खान साहब की अमानत है। जनाब, ये इमरान खान साहब की अमानत नहीं है, ये पंजाब के 10 करोड़ अवाम की अमानत है। लोग आपको वोट इसलिए देते हैं कि आप इन असम्बलियों में जाकर उनके मसाइल और मुश्किलात का हल पेश करें। ये असम्बलियाँ जो हैं ये रोल अदा करें लोगों के इश्यूज़ के हल के लिए, सूबे के मफादात के हल के लिए। और अगर कोई इस तरह बदनीति की बुनियाद पर असम्बलियाँ तोड़ता है तो फिर मैं ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ। इससे पहले बलूचिस्तान के अंदर जफरुल्लाह जमाली साहब ने भी एक असम्बली तोड़ी थी,
पंजाब में मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब ने भी तोड़ी थी, उसके बाद वो असम्बलियां बहाल कर दी थी कोर्ट ने, और ये फैसला दिया था कि जो असम्बलियां बदनीति की बुनियाद पे तोड़ी जाएं वो दोबारा बहाल होती हैं, और खुद नवाज शरीफ साहब को जब निकाला गया था वो असम्बली भी बहाल कर दी गई थी। लिहाजा बदनीति की बुनियाद पर अपने सियासी मफादात के लिए असम्बलियां तोड़ने का जो इकदाम होगा वो कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। सही है जी। अगले इलेक्शंस के हवाले से जो बार बार खान साहब डिमांड भी करते नजर आ रहे हैं, CCI के अंदर जिसका जो रेफरेंस है वो सोलंकी साहब ने भी दिया। प्रोफेसर साहब, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती थी कि जो CCI के फैसले हैं उस पर अमल दरामद किया जाए, और जो डिले कॉज हुआ है इस डिले की वजह से असल नुकसान फिर किसको होगा? कल हम टेक्निकल और आइनी या कॉन्स्टिट्यूशनल हवालों से बात कर रहे होंगे कि ये तो जिम्मेदारी इनकी थी, तो डिले क्यों हुआ? देखिए, एक तो ये कि ये हुकूमत को तो आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, तो इस दौरान जो मतलूबा फ़ंड फराहम करने थे, टेक्निकल चीज़ें एक्सपेक्ट करनी थी, जितना पिछली हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग जो है और EVM के इशू के ऊपर कानून साजी की गई, फ़ंड जारी किए गए और उनका फोकस रहा, उन्होंने ये जो बुनियादी चीज़ें थी किसी भी इंतखाबात के इनेकाद के लिए, उसके लिए बर वक्त जो वो टाइम लाइन थी, वो टाइम लाइन ये भी अगर जिस ख़त का आपने हवाला दिया उसमें आप देखें तो वो ये उन्होंने इस अमर को दोहराया है कि देखें जी हम पहले भी लिख चुके हैं कि इसकी वजह से ये डिले हुआ है, तो ये अब आपको ये काम बर वक्त करना चाहिए। तो मरदमशुमारी के बगैर हल्का बंदियाँ नहीं हो सकती। जब आबादी में इजाफा होता है तो कमी बेशी होती है, तो फिर हल्का बंदियाँ भी नई जो हैं उसकी मुतकाजी होती हैं। तो ये अब इंतखाबात एक आम पब्लिक में बात कर दी जाती है कि इंतखाबात जल्द कराए जाए, ये नहीं बताया जाता कि इंतखाबात कराने से पहले जो स्टेप्स है प्रोसेस है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ। और जब वो पाकिस्तान चूँकि एक फेडरेशन है, बग़ैर मरदमशुमारी के और बग़ैर नई हल्का बंदियों के, और फिर वोटर लिस्ट फहरिस्तें जो अपडेट उसके नतीजे में होंगी, उसके बग़ैर ये यहाँ फेडरेटिंग यूनिट सूबे भी वो उसको नहीं मानेंगे कि इन इंतखाबात का। तो ये जो है विसाल यार फ़कत आरज़ू की बात नहीं, इंतखाबात के लिए एक वक्त चाहिए, और वक्त के लिए अब भी ये है कि ये पहले जिस इदारे ने NCRTC इसने खुद हाईएस्ट बिडर था, ये सक्सेसफुल हुआ, और सेंसस की बिड हासिल करने के बाद इन्होंने उस टाइम लाइन में काम नहीं कर सके, और फिर सेकंड बिडर जो नादरा है उसे ये टाइम दिया गया। अब भी मैं समझता हूँ कि मार्च अप्रैल तक जो सोलंकी साहब ये कह रहे हैं, मेरी इतलात ये है कि अगर गवर्नमेंट पूरी उससे इलेक्शन कमीशन पूरी तनदेही से काम करके इसको कंप्लीट कर सकता है। लेकिन जो बात अभी सलमान गनी साहब ने कहा है ये बहुत अहम और नया नुक्ता है, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देखें, हमारी तारीख देखें आईनी, तो बहुत सारी पार्लियामेंट की तरफ से जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है कानून साजी को, जब उसके अंदर बदनीयती पर मबनी ये चीज़ साबित हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी। अब डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली में अगर ये चीज़ साबित हो जाती है तो फिर ये एक लीगल बैटल होगी असम्बली तोड़ने के बाद, और मामला अदालत की तरफ जाएगा। जैसे हमने ये देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त जो एक पोजीशन ली गई, बड़ी अजीब व गरीब पोजीशन थी, और उस वक्त की हुकूमत तहरीक इंसाफ की बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मुख्तलिफ फ़ैसला दिया। तो अब ज़रूरत ये है कि इंतखाबात में वैसे भी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, तो क्यों आप पार्लियामेंट के मामलात एक तीसरे इदारे अदलिया जिनके पास पहले ही काम का बहुत लोड है वहाँ ले जाना चाहते हैं? मिल बैठ के आप मईशत पे और आने वाले इंतखाबात पे और इंतखाबी इस्लाहत पे फोकस करें। ये तो कहा जा रहा है कि इंतखाबात का जल्द इनेकाद कराया जाए, लेकिन इंतखाबी इस्लाहत की बात नहीं की जा रही, माशी इस्लाहत की बात नहीं की जा रही, सियासी इस्लाहत की बात नहीं की जा रही। सिर्फ इंतखाबात का इनेकाद बग़ैर रिफॉर्म्स के, बग़ैर इस्लाहत के हमारे मसाइल का हल है? सही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है जी। आज़म चौधरी साहब ये फरमाइए कि अगर ओल्ड सेंसस के ऊपर इंतखाबात हो जाते हैं जो कि जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्रोविजन नहीं है, तो ये फरमाइएगा कि उसमें जो भी जमात अगर जीत जाती है तो फिर ये मामला तो दोबारा एक विशियस सर्कल बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर आपके सेंसस लेटेस्ट नहीं होते, उसके बाद फिर डिलिमिटेशंस नहीं होती, तो फिर ये मामला तो दोबारा से हम यहां बैठकर यही बात कर रहे होंगे डाउन द लाइन 6 या 8 महीने के बाद।
ये देखें, आपके सवाल के अंदर ही जवाब मौजूद है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। देखें, अगर हम 2017 की सेंसस देखें, उस वक्त तकरीबन कमोबेश 22 करोड़ की हमारी सेंसस थी। अगर अब हम सेंसस में जा रहे हैं 2022 में, तो कमोबेश 25 और 26 करोड़ के दरमियान हमारी आबादी ऑलमोस्ट फॉल कर रही है। अगर 2.4% को देखा जाए, बगैर हल्का बंदियों के, नई हल्का बंदियां किए बगैर आप इलेक्शन करवाते हैं, तो आप देखें कि पाकिस्तान के कितनी अवाम और कितने इलाके जो वो अपने हकूक से महरूम हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब आप हल्का बंदियां सेंसस के बाद हल्का बंदियां करेंगे, तो बहुत सारे वो लोग जो इस वक्त एहसास महरूमी का शिकार है, जिसकी तरफ एक इशारा सोलंकी साहब भी कर चुके हैं, जो कराची का एक इशू उठा था उस सेंसस के ऊपर। देखिए, उनके जायज़ और जेन्युइन उनके मुतालबात हैं, आप उनको उनसे महरूम नहीं कर सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल तक सेंसस कंप्लीट करनी है, अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो मैं नहीं समझता कि वो 30 अप्रैल तक भी ये टास्क को अपना पूरा कर पाएंगे। क्योंकि माजी की तरह अगर हम देखते हैं, उस वक्त तो पाकिस्तान में कोई इतना मुआशी इशू भी नहीं था, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन को जब वसाइल मुहैया नहीं किए गए, तो जो काम दिसंबर तक कंप्लीट होना था वो नहीं हो पाया वसाइल ना मिलने की वजह से। अब अगर इस वक्त हम एक मुआशी अबतरी की सूरत हाल से गुजर रहे हैं, मुल्क में ऑलरेडी एक बड़ी मुआशी तौर पर एक डिस्टेबलाइजेशन है, इस सूरत हाल में एक हुकूमत तमाम तर कोशिश के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन को वसाइल फ्राहम कर दे, किसी और तरफ से कट लगा के इनको दे दे, तो फिर जाके शायद हम 30 अप्रैल तक सेंसस कंप्लीट करने के काबिल हो सकेंगे। क्योंकि जब तक इंतहाबी इस्लाहत मुकम्मल नहीं होती, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन में जाया जा सकता है। क्योंकि वैसे भी आप देखें, अगर इलेक्शन के हवाले से खान साहब को जो जल्दबाजी है, उस पर हम देखें कि असम्बलियों अपनी आइनी मुद्दत जो पूरी करनी है, वो तो उसमें तो कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आइनी काम नहीं है। और खान साहब अगर अपने डी सीट हुए थे, तो वो भी एक आइनी प्रोसेस के ज़रिए हुए थे। अब खान साहब जल्दबाजी में असम्बलियाँ तड़वा कर एक तो इंतखाबी अमल को उसको ख़राब करेंगे, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल जो संभालने की ज़रूरत है, उसको मज़ीद अबतर करने में अपना किरदार अदा करेंगे। मेरा ख्याल है कि इस वक्त खान साहब को थोड़ा सा, आरफ अलवी साहब अगर सदर पाकिस्तान उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो दुरुस्त उनकी डायरेक्शन है कि आप थोड़ा सा पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक और पाकिस्तान की स्टेबलाइजेशन की खातर आप इस तरफ चलें, ताकि मुल्क को एक दफ़ा स्टेबल किया जा सके और आइनी मुद्दत पे इंतखाबात मुनक्कद हो। ठीक है जी। शर्जीला अम्मार साहबा ये फरमाइएगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो ना किया गया, तो फिर ये इंतखाबात कैसे मुमकिन हो सकते हैं? देखिए, एक तो हमने ना इंतखाबात को तमाशा बना के रख दिया है इस मुल्क के अंदर। अभी जब हमारे बाई इलेक्शन हुए, तो खान साहब एक तरफ तो असेंबली से इस्तीफे दे चुके हैं, दूसरी तरफ वो बाई इलेक्शन में खुद खड़े होकर इलेक्शन जीत गए, और अभी तक ना उन्होंने हलफ उठाया, ना उन्होंने अपने जो गोशवारे हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए हैं, ताकि उनकी जो कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, या वो सीटें छोड़कर दोबारा उन पे इलेक्शन करवा दिया जाए। तो अगर यही अमल दोहराते रहेंगे, तो हमारी जो अवाम है वो फटीग हो जाएगी इस असर से, और एक टाइम आएगा कि उनका जो एतमाद है वो खत्म होता जाएगा इस सारे प्रोसेस से। लेकिन जो हल्का बंदियों वाला मामला है, ये सबसे पहले उस वक्त सामने आया कि जिस वक्त कासिम सूरी साहब ने आइन शिकनी की, और उन्होंने असेंबली जो थी उसको अदम एतमाद जो था उसको पास नहीं होने दिया था, बल्कि उन सबको गद्दार करार दे दिया था। और उसके बाद इमरान साहब ने गैर आईनी तौर पे असेंबली तोड़ दी, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। वहां पे इलेक्शन कमीशन को जब बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि क्या आप जल्द इलेक्शन करवा सकते हो, तो उन्होंने कहा कि अभी तो सेंसस ही नहीं हुए हैं, सेंसस हो गए और उसके बाद हम हल्का बंदियां करेंगे तो फिर इलेक्शन हो सकते हैं। और उन्होंने बताया भी कि हम तो हुकूमत को बार बार कहते रहे थे। खान साहब चूंकि हुकूमत में थे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये हुकूमत से जाऊंगा। वो तो 10 साल मंसूबा बना के आए हुए थे। मर्दमशुमारी हमेशा 10 साल के बाद होती है, 2017 में हो चुकी थी, तो दोबारा इन्हीं स्टार्ट करवाई कि नहीं जी, पहले बहुत से लोग जो थे वो महरूम रह गए थे वोट डालने से, हल्का बंदियों के अंदर बहुत से लोग जो थे उनके वोट इधर उधर हो गए थे, तो दोबारा से हम करवाएंगे, डिजिटल मर्दमशुमारी होगी, लाखों के हिसाब से टैबलेट्स खरीदे जाएंगे, जिसके जरिए ये सारा काम होगा। लेकिन खुद ही डिले उसको करते रहे, और डिले कर करके यहाँ पहुंचा दे कि दिसंबर की जो डेडलाइन थी वो अब अप्रैल में चली गई है।
और ये आपका आईनी तकाजा आर्टिकल 51 के तहत ये बात है कि जब आपके जो आपके आ जाएंगे मर्दमशुमारी, उसके जो शायाशुदा नताइज होंगे उसकी रोशनी के अंदर आपने हल्का बंदियां करके जो आपके सूबे हैं, जो आपके वफाक के ज़र इंतजाम कबायली इलाका जात है, गिलगित बिल्तिस्तान, इन सब में आपने उनके हिसाब से सीटें डिवाइड करनी है। तो उसके बगैर कैसे इलेक्शन हो जाएगा? जल्दबाजी में करवाएंगे, फिर वही सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी अगर खान साहब असेंबलियां तहलील करते हैं, 2 सूबों में आप इलेक्शन कराते हैं, 29 अरब रुपया आप इस कौम का जाया करेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद अक्टूबर में फिर आपने इलेक्शन के अंदर चले जाना है। तो मेरा ख्याल है कि पहले सारा जो प्रोसेस हो उसको कंप्लीट करने दिया जाए, और उसके बाद जो मामलात अगर सही चलेंगे तो फिर अवाम का भी इसके ऊपर एतमाद होगा। वरना ये जलसे, जुलूस, इलेक्शन ये सब चलेंगे और इकोनॉमी आपकी इतनी तबाह हो चुकी हुई है कि अभी आप देखें ज़र मुबादला हमारा कहाँ $7 अरब से नीचे आ चुका हुआ है, और हम दूसरे ममालिक की तरफ देख रहे हैं कि उनकी तरफ से कुछ हमें इमदाद मिले और हमारे हालात जो है वो बेहतर हो। और अगर उस तरफ से नहीं आती, IMF का जो पैकेज है उसको हमने रिवाइव करवाना है, IMF इतनी कड़ी शराइत आपके ऊपर लगा रहा है, वो मजीद टैक्सेस लगाने के लिए कह रहा है, ये सब कुछ कैसे होगा? उसके लिए जरूरी है कि सियासी इस्तेहकाम हो। तो खान साहब जो है वो थोड़ा सियासतदान वाली सोच अपनाएं, थोड़ी मेच्योरिटी लेके आए और इस अवाम के भले के लिए भी सोचें। वो अपनी जात से निकलना नहीं चाह रहे हैं, तो अगर वो अपनी जात से निकल के सोचेंगे तो शायद इस मुल्क के अंदर कुछ इस्तेहकाम आ जाए। तो आज का उनका जो खिताब है वो बड़ा अहमियत इसलिए रखता है कि देखना यह है कि वो वाकई अपनी सियासी जमात पे खुदकुश हमला करते हैं या वो कोई मेच्योर सोच जो है वो अपनाते हैं। ठीक है, सजाद अनवर साहब ये फरमाइएगा कि ये किरण हम बात कर रहे हैं आईनी तकाजे के हवाले से, जिसके ऊपर ठीक ठाक बड़ा एक्सपेंस आना है, 30 से 40 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है कि इसके ऊपर इतनी अमाउंट लगनी है। अब सूबाई जो सूरत हाल है वो सामने है, पंजाब की सूरत हाल भी सामने है, KPK की सूरत हाल भी सामने है। इसके ऊपर तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। जो टाइमलाइन, डेडलाइन जिसकी बात की जा रही है 30 अप्रैल तक, उन्होंने कहा कि अगर ये हमें मिल जाता है तो हमें उसके बाद भी 3 से 4 महीने चाहिए होंगे डिलिमिटेशंस और बाकी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। अब जो कोऑर्डिनेशन का मामला है, अगर वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की नज़र हो जाता है तो फिर हमारे सामने क्या नतीजा निकलेगा? यासिर, जो आपने टाइमलाइन की बात की है ना, तो मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह से PDM की जमातों ने मिलकर एक ज़माने में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, इसी तरह इनको चाहिए कि एक कानून साजी होनी चाहिए कि पाकिस्तान में हर 5 साल के बाद इलेक्शन किस महीने और किस डेट को हो, जिस तरह अमेरिका में होता है कि उनका तय एक कैलेंडर के जी हर 4 साल के बाद फ़लाँ डेट को फ़लाँ दिन, बल्कि दिन मुकर्रर होता है उनका कि उस दिन इलेक्शन होगा, ताकि ये जो बकबक है ना कभी अभी इलेक्शन कराएं, कभी इलेक्शन कराएं, उसमें से हम निकल जाएं। और दूसरा जो अदारों का एक, जैसे इलेक्शन कमीशन का एक रोल है, जैसे ये जो अदारा शुमारियात है उसका एक रोल है, तो उनके लिए भी लीगल फ्रेमवर्क जितना जो पहले है उसको भी, उसमें भी कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है अगर हमने एक पायदार डेमोक्रेसी की तरफ जाना है तो। और रह गई बात ये जो अभी ये मामला है इलेक्शन कमीशन का और जो ख़त किताबत हुई उनकी, और आज मुलाकात भी सुना चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की उनके साथ हुई है, तो यकीनन ये उनको मामलात को स्पीड अप करने की ज़रूरत है। अक्टूबर में तो वैसे ही इलेक्शन होने हैं, कहीं ये ना हो कि ये अप्रैल में जाके फिर उसको आगे ले जाने की कोशिश करें। उनको अपने फ्रेमवर्क में रहते हुए काम करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि बात है डिस्टेबलाइजेशन की। आज जो वज़ीर आज़म साहब ने सुबह कहा है ना इनके बारे में कि ये डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं इकॉनमी में, अगर थोड़ा बहुत भी कोई इस्तेहकाम आ रहा है आने वाले दिनों में, तो इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि अगर इनको मार्च अप्रैल तक जाने दिया गया तो थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई मुल्क में और मईशत थोड़ी सी बेहतर हो गई। और जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं इस वक्त तोशा खाने के और उनकी साहबजादी के हवाले से जो मुकदमात लगे हुए हैं, और जो पंजाब में उनके ऊपर 1-2 मुकदमा, अगर वो मैच्योर हो गए तो, और उसके नतीजे में कुछ ऑडियो टेप्स आ गई इस तरह की जिस तरह की कल आई हैं, तो वो समझते हैं कि शायद उनकी पॉपुलैरिटी पे और उनके ऊपर जो लीगल शिकंजा है वो कसा ना जाए। इस वजह से वो इसमें से निकलने के लिए, स्केप के लिए ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और आपको पता ही है कि इस मुल्क में वो अभी तक हमारे, अगर आपने पिछले 1 साल के अंदर देखा होगा, सबसे बड़े वो स्पिन डॉक्टर के तौर पे सामने आए हैं। वो हर वक्त एक ऐसा बयानिया घड़ लेते हैं जो कि मैं समझता हूँ कि बाकी सियासी जमातें जो हैं उस तरह की
जगलरी में और उस तरह की यानी स्टंट पॉलिटिक्स में नहीं आते जिस तरह से इमरान खान साहब हर 2 महीने के बाद एक नया मतलब बयानियां बनाते हैं। कभी अमेरिका की बात करते हैं, कभी वो न्यूट्रल्स की बात करते हैं, कभी वो करप्शन की बात करते हैं। तो लिहाजा एक तो पॉलिटिकली इस गवर्नमेंट को इनको चैलेंज करना चाहिए, इमरान खान साहब को उस तरह की स्पिन डॉक्टरी जो ये नहीं कर रहे, चैलेंज जो ऑलरेडी वो कर चुके हैं और अब मामला जो है बात ये है कि जो रोड मैप है इलेक्शन कमीशन का अक्टूबर तक के लिए सही, उसको भी स्पीडी करने की जरूरत। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता था कि सजाद अनवर साहब ने जो दी है कि अमेरिका और यूरोप की तरह 5 साल के बाद एक दिन मुकर्रर कर दें, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। वो ये है कि हमारा जो कैलेंडर है और जो इस्लामी कैलेंडर है उसमें मुहर्रम उल अहराम की वो दिन छुट्टियाँ होती हैं, उसमें 2 जो ईदें हैं उनकी छुट्टियाँ होती हैं और वो रोटेट करते हैं, उसकी कोई फिक्स वो नहीं है। तो बाहर मुल्कों में जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको ये इश्यूज़ नहीं है। हमारे यहाँ ये भी इश्यूज़ हैं, जिस तरह अब जो माह रमज़ान है वो मार्च में आ रहा है, अप्रैल तक जाएगा। तो ये चीज़ें इस वजह से हमारे यहाँ डेट फिक्स करने में ये मसला दरपेश आता है। बिल्कुल ठीक है जी। मुर्तज़ा सोलंकी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं लास्टली? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान और परवेज़ इलाही ये ज़रूर सोच रहे होंगे और महमूद खान भी कि अगर आप आज असम्बली तहलील भी कराते हैं तो जो केयर टेकर सेटअप है वो आर्टिकल 224A के तहत होना है, और क्योंकि इत्तेफाक नहीं होगा लीडर ऑफ द अपोजिशन और चीफ मिनिस्टर के दरमियान, तो सिकंदर सुल्तान राजा ही निगरान वजीर आला लगाएंगे और फिर हम देखेंगे कि जो अगर डिलिमिटेशन और सेंसस की वजह से अगर वो इलेक्शंस नहीं हो पाते तो क्या वो चाहेंगे कि अगले इंतखाबात तक वज़राए आला उनके मुखालिफ लग जाएं? तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि इनको सोचनी पड़ेंगी, बहुत सारी बातें जो उनको सोचनी पड़ेंगी। और लास्टली सलमान गनी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर आज जो कैफियत तारी हुई है वो शख्सियात की वजह से हुई है। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग हो तो कभी इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होती। और जिस नाव पे आप सवार हैं आप उसी नाव को डुबोना चाहते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो ज्यादा मौसर होगा और फैसलों में उन्हें आसानी होगी। बिल्कुल ठीक है। आई हैव टू वाइंड अप जी। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, शनीला अमार साहिबा, सजाद अनवर साहब, आजम चौधरी साहब, सलमान गनी साहब और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डिटेल के साथ आपने आज के मौज़ूआत को समेटा है जनाब। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।